तो इतनी जो है शर्मनाक हालत इस प्रदेश की निकम्मी सरकार की है। आर्थिक स्थिति का रोना ये लोग रोते हैं। वहीं अगर विधायकों के खर्चे देखे जाएं, उनके आर्थिक लाभों की बात की जाए तो कितने खर्चे हैं। टीएसडी को आए हुए तो जमाने हो गए, बस बोले जा रहे हैं आज कल परसों, बस इसी उम्मीद के साथ हम तो लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं। मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि हम फिजिकली तो ठीक है, पर हम मेंटली इतने डिसऑर्डर किया जा रहा है हमें कि हम बता नहीं सकते। यही बात है कि बेरोजगारी इतनी हद तक बढ़ गई कि हिमाचल पहले नंबर पर आ गया है। ये नहीं है कि ये सुख सरकार के पहले के जो हमारे सीएम जी रहे हैं उनकी भी है ये कुछ गलतियां। हम जरूरी नहीं कि हम सुख सरकार को ही बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने निकाले जो अभी घोटाले चले हैं ना कुछ, वो सब उनका किया करा हुआ है। अभी वर्तमान की सरकार कांग्रेस सरकार बोल रही है कि जहाँ पे 10 से कम बच्चे हैं वहाँ पे स्कूल बंद कर देंगे। पर इनको बता दूं कि आपकी ही जो पार्टी के स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा था कि जहाँ पे एक बच्चा है वहाँ पे भी मैं टीचर भेजूंगा, वहाँ पे भी मैं स्कूल खोलूंगा। नौकरी की तलाश में हर दिन बीत जाता है, मंजिल के बिना हर रास्ता वीरान सा नजर आता है। नमस्कार, मैं हूं मनीष, आप देख रहे हैं द न्यूज रडार। कैमरे के पीछे हैं शुभम पटेल और आप सभी का स्वागत है द न्यूज रडार की मुहिम नौकरी तुम कब आओगी में। और इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी धर्मशाला में, जहां हम छात्रों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उनको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब वो एक सरकारी नौकरी की उम्मीद में यहाँ लाइब्रेरी में बैठ के तैयारी करते हैं और अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण समय बिताते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त कुछ छात्र मौजूद हैं, तो चलिए उनसे बात करते हैं, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करते हैं। तो आप बताना चाहेंगे कुछ कि आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब आप एक सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। तो जैसे कि एक यूथ जो है वो ग्रेजुएशन के बाद से मास्टर्स के बाद से एक सपना देखता है कि उसको किसी टीचिंग जॉब में, नॉन टीचिंग जॉब में जाना है, एक स्थायी रोजगार जो लेना है, तो बहुत सी दिक्कतें उसको आती हैं। मेन दिक्कत अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले घर छोड़ के वो व्यक्ति यहाँ पे आता है, घर से दूर रहकर वो कम खाने में, कम पैसे में गुजारा करके वो अपनी पढ़ाई के लिए जो है वो संसाधनों को जुटाता है। तो दूसरी तरफ देखें तो सरकार का जहाँ काम है रोजगार देना और अपॉर्चुनिटी बेरोजगारों को देना ताकि वो एक स्थायी रोजगार प्राप्त कर सकें। तो हाल ही में मैं हिमाचल सरकार की बात करूंगा कि वहां पे एक ट्रेंड चला है एक गेस्ट टीचर पॉलिसी का, अस्थायी भर्ती का, कि उन्हें टेम्परेरी जो भर्ती जो है वो किया जाएगा और उन्हें कभी जो है वो रोजगार, स्थायी रोजगार जो नहीं दिया जाएगा। उनको एक कम वेतन पे रखा जाएगा और उस हिसाब से उनको जो है परमानेंट नहीं किया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात जो बेरोजगारों को लेकर है कि बेरोजगार अगर इतनी पढ़ाई करता है 25-26 साल तक, वो जिला लाइब्रेरी धर्मशाला में बैठ के अपने जीवन के 5-6 सालों का अनुभव लेता है, तो वो चाहता है कि उसे स्थायी नौकरी भी मिले। जहां हमारी प्रदेश की सरकार सत्ता में आने से पहले 5 लाख रोजगार देने की बात करती है, 1 लाख रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात करती है, तो वहीं अगर हम धरातल पे देखें तो अभी उनके मंत्रियों के द्वारा बताया जाता है कि 35 से 40 हजार की जो है नौकरियां दी गई हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि 585 पीजीटी के अतिरिक्त कोई स्थायी भर्तियां की गई हों। 817 में स्थायी भर्तियां हुई हैं, पर 2-2.5 हजार स्थायी भर्तियों को छोड़ के मुझे नहीं लगता कि 35,000 में कोई स्थायी भर्ती हुई है। प्रदेश का युवा ये मांग करता है कि कम स्तर पर भर्तियां निकाली जाएं, परंतु जो है वो सतत भर्तियां निकाली जाएं और जो है परमानेंट रोजगार देने की बात की जाए। अच्छा, ये भी समस्याएं जब मैंने बच्चों से बात की तो वो लोग बता रहे थे ऐसा कि ओवर एज वाला भी इशू आ रहा है कि कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जो काफी टाइम से नहीं आती हैं, जिसकी वजह से ओवर एज हो जाते हैं और एज रिलैक्सेशन की भी उनकी डिमांड रहती है। अगर ऐसा कुछ होता है कि कुछ वैकेंसी नहीं आ पा रही है, टाइम से लेट होती है अगर आने में, तो उसमें सरकार उनको एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड करे। तो ऐसा कुछ इशू आपको अभी देखने में आ रहा है? कुछ एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूंगा कि जो लास्ट जो कमीशन था टीजीटी का, पीजीटी का और जेबीटी का जो कमीशन था, पीजीटी का नहीं सॉरी जेबीटी और जो टीजीटी का कमीशन था, वो 2019 में जो है वो करवाया गया था। 2019 से 2025 के बीच कोई कमीशन नहीं करवाया गया। उस 6 वर्ष के अंतराल में जो है वो कई बच्चे ओवरेज हुए जो कि उस जो है अप्लाई फॉर्म से जो है बाहर हो गए। पुलिस की भर्ती की बात की जाए, भले वहां एज जो रिलैक्सेशन दी गई है, परंतु जो है बहुत से जो लोग हैं वहां से जो छात्र हैं वो बाहर हुए हैं। अनेकों भर्तियां हैं जो 2-2, 2.5, 3-3 साल से जो पेंडिंग है और उसके चलते जो है बेरोजगार जो है वो उनकी उम्र हो रही है और वो उससे बाहर हो रहे हैं। ये भी एक चिंता का विषय है। आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब आप एक तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी के लिए? तो
देखो, सबसे पहले तो यही बात है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये एक बेरोजगारी के लिए लाइब्रेरी में आना, आप खुद ही समझ सकते हो कि आप एक रोजगार के लिए ही लाइब्रेरी में आते हो। अब मुझे 1 साल तो हो गया कम से कम मेरा बीएड किए हुए, कोई वैकेंसी नहीं आई हुई है। इन्होंने कहा तो 2 लाख की बात की हुई थी सुखू सरकार ने, बीच में निकाला था पीएचडी का कमीशन जिसमें कुछ ही भर्ती हुई 567 करके हुई, और अभी इन्होंने पुलिस की भर्ती की हुई है। तो उसके बाद टीएचडी को आए हुए तो जमाने हो गए, बस बोले जा रहे हैं आज कल परसों, बस इसी उम्मीद के साथ हम तो लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं। मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि हम फिजिकली तो ठीक है पर हम मेंटली इतने डिसऑर्डर किया जा रहा है हमें कि हम बता नहीं सकते। क्योंकि एक तो ये होता नहीं कि आपको जब आप पढ़ाई करते हो तो उसके पीछे भी कोई ना कोई गोल तो आपका होता ही होता है। उसका ये होता है कि जब आप तैयारी कर रहे हो, जब आपका कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा तो आप किस चीज की तैयारी करोगे। अगर आप टीएचडी की कमीशन निकालते हो तो मैक्सिमम बच्चा आप पढ़ेगा, और जब तक पढ़ेगा तो यही बात है कि बेरोजगारी इतनी हद तक बढ़ गई कि हिमाचल पहले नंबर पर आ गया है। ये नहीं है कि ये सुखू सरकार के पहले के जो हमारे सीएम जी रहे हैं उनकी भी है ये कुछ गलतियां। हम जरूरी नहीं कि हम सुखू सरकार को ही बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने निकाले जो अभी घोटाले चले हैं ना कुछ, वो सब उनका किया करा हुआ है। सुखू सरकार को एक निशाना है, हालांकि उनका भी है कुछ कसूर, तो जो बातें हैं वो प्रॉपरली उन्होंने अभी तक नहीं पूरे किए हुए हैं बस। और बाकी क्योंकि आप एक महिला हैं तो उसके तौर पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक सरकारी नौकरी की जो खास तौर पे आप तैयारी करनी है, तो आपको क्या कोई सामाजिक प्रेशर भी आपको कुछ फील होता है इसको लेके कि नौकरी नहीं लगी तो कुछ प्रॉब्लम्स हो गई होंगी आगे, या फिर कुछ ऐसा आप मतलब कोई क्या चाहते हैं, आपको क्यों ऐसा लगता है कि सरकारी नौकरी जो है वो ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है? नहीं, कहीं तो ये बात बोली जा रही है ना कि 2014 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आया, जिसको भी 2025 में 10 साल कंप्लीट हो गए। उसमें ये आपका मेन मकसद क्या होता है, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाना होता है। वुमेन एम्पावरमेंट का बढ़ाना ये होता है कि आपको एक चीज तो ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस, उस चीज से आप खुद को बचा सकते हो। दूसरी बात ये है कि जब आप एक लड़की जब पढ़ती है तो बोलते हैं ना, एक लड़का जब पढ़ता है तो वो सिर्फ पार्टिकुलर एक फैमिली को ही पढ़ा सकता है, पर जब एक लड़की पढ़ती है तो एक साथ 2-3 फैमिलियों को कवर कर सकती है। तो उससे मैं बोलती हूँ कि अगर एक लड़की पढ़ेगी तो सोशल इफेक्ट तो यही रहेगा कि हर किसी की नजर में इतने टाइम से लड़की बाहर है, शादी की एज हो रही है, कई सारे मुद्दे आ जाते हैं। ये शादी वाला प्रेशर जो होता है वो काफी ज्यादा खास तौर पर लड़कियों के साथ देखने को मिलता है कि मतलब कि नौकरी नहीं लगी तो शादी करा देंगे, या फिर पढ़ाई को लेकर भी ये चीजें होती हैं कि एक एज फिक्स कर दी गई है कि इसके पार अगर हुआ तो शादी करा दो। वो एक होता है ना पीछे छुड़ाने का एक तरीका, ऐसा कुछ सामने आता है समाज में। क्या आपको ऐसा कुछ लगता है इस मुद्दे पे? नहीं, अभी तो मेरे साथ तो नहीं हुआ है, पर जब मैं बाकियों का देखती हूँ तो बहुत सारी लड़कियों को ऐसा मिलता है कि वो फैमिली का इशू ऐसा रहता है कि लड़कियों को उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती पढ़ाई के मामले में। हालांकि हिमाचल में उतना नहीं है, लड़कियों को भी बराबर हिस्सेदारी दी गई है अभी के टाइम में। पहले तो ऐसा होता था कि लड़कियों को नहीं दिया जाता था ये मौका। लड़कियों को ज्यादातर अगर 27-8 तक के करीब अगर कोई लड़की पहुंचती है तो उसका ये बोला जाता था कि एज हो रही है, इसकी शादी करवाए। हालांकि लड़के का केस में ऐसा होता है कि वो 31-34 तक भी चले जाए तो कोई बात नहीं, पढ़ रहे तो कुछ ना कुछ कर ही लेगा, ये चीजें होती है। तो क्या समस्या आपको लगती है जब आप तैयारी करती हैं? तो समस्या तो यही है कि सुबह लाइब्रेरी आना है, शाम को लाइब्रेरी से जाना है, तो सोचो कि 6-7 घंटे अगर एक जगह बैठ के कोई पढ़ रहा है तो मतलब उसका कुछ आउटपुट नहीं है, तो समस्या तो आती है, आपको पता है। ऊपर से घर से दूर रहना है, बाकी कोई एंजॉय नहीं जिंदगी का, बस यही देखना है कि भाई पढ़ना है। तो फिर इसके ऊपर भी सरकार अगर कोई वैकेंसी नहीं निकाल रही है, वैकेंसी तो मतलब कि 3 साल हो गए, या तो होता ना कि चलो 1 आध साल का चलो मानते भी है कि भाई 1 साल नहीं आई, 6 महीने नहीं आई, 8 महीने नहीं आए, मतलब कांग्रेस को आए हुए 2 से ज़्यादा साल हो गए, तो मतलब कोई वैकेंसी नहीं निकली है। सोचो कि किस लेवल तक की बेरोजगारी हो सकती है, तो इसमें तो दिक्कत होती है। और बाकी कोई प्रेशर आपको समाज में खास तौर पे देखने को मिलता है, मतलब कि तैयारी करनी है, सरकारी नौकरी ही चाहिए, ऐसा है ना सर? एक जो बना हुआ है कि सरकारी नौकरी मतलब एक अपने आप में बड़ी बात हो गई है जो समाज में, तो ऐसा भी कुछ लगता है क्या आपको? बिल्कुल लगता है, क्योंकि ये है कि अगर कोई तैयारी कर रहा है, अगर जो नहीं पढ़ रहा है या किसी और फील्ड में है या अपने घर गृहस्थी में है, उसकी तो अलग बात होती है। जो तैयारी कर रहा है उसके ऊपर तो सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है। अगर हम 3-4 साल से पढ़ रहे हैं, ठीक है, 2-3 साल से कोई वैकेंसी नहीं निकल रही, अगर हम ऐसे ही चले जाएंगे घर तो हर कोई ऐसे ही देखेगा कि इसका, ये नहीं बोलेगा कि सरकार ने वैकेंसी नहीं निकाली या कुछ नहीं निकाली, ऐसे बोलेंगे कि इनसे तो हुआ ही नहीं कुछ।
मतलब कुछ कर नहीं पाए, तो ये तो ऐसे ही गए थे। तो एक कितना ज़्यादा प्रेशर मतलब सोसाइटी का पड़ता है, घर का तो पड़ता ही है, चलो घर वाले तो चलो समझेंगे भी, पर सोसाइटी का तो सबसे ज़्यादा पड़ता है कि हाँ कुछ नहीं हुआ। और तैयारी करते समय एक और समस्या जो मेरे को लगता है कि आप लोगों को शायद आती होगी, फाइनेंस की, कि पैसे के इंतजाम कैसे करते हैं। मतलब पेरेंट्स भेजते हैं आप लोगों को, मतलब यहाँ पे बाकी लोग भी अगर बता सकते हैं अगर ऐसा कुछ होता है तो, कि पेरेंट्स के ऊपर अभी भी डिपेंडेंट रहना पड़ता है। जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो एक ये भी प्रॉब्लम रहती है कि लाइब्रेरी का भी खर्चा निकालना है, उसके अलावा जो अदर स्टेशनरी के जो चीज़ें लगेंगी, क्लासेस करेंगे, कोचिंग करेंगे, उसका भी खर्चा रहता है। इसके अलावा भी और भी समस्याएं होती हैं, फिर अपना पर्सनल एक्सपेंसेस भी चलाने हैं। तो वो पेरेंट्स से ही आता है कि आप खुद मैनेज करते हो? वो तो पेरेंट्स से ही आएगा, क्योंकि पेरेंट्स भी उतना देते हैं जितना कि मंथली का होता है, तो उसी में सब एडजस्ट करना पड़ता है। और खुद से करेंगे, अगर हम मान लो कहीं जॉब करेंगे या फाइनेंशियली कहीं कुछ काम करेंगे, तो फिर हम इधर लाइब्रेरी में नहीं टाइम दे पाएंगे। एक माइंड फिर वो हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि हाँ उधर जॉब भी करनी है या पैसा भी कमाना है या पढ़ाई भी करनी है। तो ये बात कहीं ना कहीं मन में रहती है कि मतलब फाइनेंस वाली भी दिक्कत, कि मतलब पैसे का भी इंतजाम मतलब पेरेंट्स के ऊपर भी ज़्यादा, क्योंकि दिमाग में चलता रहता है ना थोड़ा कि पेरेंट्स के ऊपर भी बर्डन ना जाए। मतलब एक थोड़ा एक एज के बाद शायद ये बातें दिमाग में आती रहती हैं। सबसे ज़्यादा तो वही फाइनेंस की होती है, क्योंकि ये है कि पेरेंट्स तो बेचारे उतना ही देंगे ना जितना कि हाँ इनका मंथली खर्चा लगता है, तो उसके अलावा हम कुछ देख भी नहीं सकते कर। सबसे ज़्यादा तो फाइनेंशियली होती है, चाहे जो जितना भी अच्छे घर से होगा उसको भी उतना ही खर्चा आएगा पढ़ने के लिए, तो कि हाँ इतना मंथ का इतना लगता है इनको तो इतना भेजेंगे चलो, तो उसके बाद वो तो आती ही है फाइनेंशियली। तो फाइनेंस से रिलेटेड अगर आपको कुछ डिमांड रखनी हो गवर्नमेंट से कि सरकार भी कुछ करे कि बच्चों के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना आए, पेरेंट्स के ऊपर खासतौर पे ज़्यादा बर्डन ना आए, क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स बहुत मेहनत, ऐसा भी होता है कुछ पेरेंट्स के साथ उनके पास भले ही पैसे ना हो, अपनी एक्सपेंसेस ना निकाल पाए, लेकिन बच्चों के लिए वो भेजते हैं, चाहे वो कर्जा लेके भेजें चाहे वो कुछ भी करके भेजें। तो इसको लेकर सरकार को कुछ करना चाहिए, आपको लगता है कुछ ऐसा? करना तो चाहिए सरकार को, पर मुझे लगता नहीं है कि सरकार कुछ कर सकती है। वैकेंसी निकाले, मुझे लगता है वही बड़ी बात है, या जॉब वैकेंसी निकाल दे। जिस सरकार ने 3 साल से कोई वैकेंसी नहीं निकाली, वो फाइनेंशियली क्या कर सकती है आप खुद ही सोच लो, कुछ नहीं कर सकती है। मतलब उम्मीद हमारे को तो उम्मीद ही नहीं है, सुख से तो उम्मीद नहीं है। वो तो खुद ही बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, फाइनेंस नहीं है हमारे पास, खुद मतलब इतना करोड़ का कर्जा हो गया हिमाचल पे, तो वो हमें क्या फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करेंगे। एक वैकेंसी होती है, वैकेंसी का ये होता है कि हम भी जैसे अब कोई भी किसी फील्ड पे लग जाएगा, वैकेंसी निकालेगी सरकार, ठीक है, उसमें भी तो सरकार का भी तो फायदा है उसमें। अगर हमारे को सरकार देगी, सैलरी देगी, तो हम भी कुछ उसमें इनपुट तो करेंगे। जैसे कोई स्कूल में लगा है तो वो बच्चों को पढ़ाएगा, तो आगे मतलब एजुकेशन भी अच्छी होगी। या किसी और डिपार्टमेंट में लगेगा तो वहाँ जाके कुछ काम ही करेगा सरकार के लिए, तभी वो लेगा, सैलरी लेगा। ऐसे तो है नहीं कि सरकार फ्री की सैलरी देगी हमारे को, ऐसा तो नहीं है। इसलिए उनको वैकेंसी तो निकालनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट जहाँ पे कंपलसरी है, जैसे मान लो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, ठीक है, स्कूल बंद हो रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जहाँ पे बच्चे नहीं है वहाँ स्कूल बंद करो, तो स्कूल बंद करना कोई समाधान नहीं है। वो जहाँ पे टीचर ही नहीं होगा तो वहाँ बच्चे कैसे आएंगे, ये तो आप खुद भी सोच स्कूल बंद की अगर बात आती है तो फिर स्कूल बंद होगा तो फिर वही बात हो जाएगी, कम टीचर की जरूरत पड़ेगी, फिर और वैकेंसी कम होगी। वही तो वो वैकेंसी का मतलब टीचर वहाँ नहीं होगा, तो वो स्कूल में बच्चे आएंगे नहीं, सीधी सी बात है। जहाँ टीचर ही नहीं होगा वहाँ बच्चे कैसे आएंगे। अगर आप चलो आपने बंद करना ही है तो पहले वहाँ टीचर अपॉइंट करो, अगर उसके बावजूद भी कोई बच्चा नहीं आता है तब तो चलो सरकार की हमारे वहाँ टीचर पूरे थे, बच्चे फिर भी नहीं आ रहे, चलो हम बंद करते, वो चीज़ होती है। वहाँ टीचर ही नहीं है तो बच्चा कहाँ से आएगा। तो उन्होंने तो एक सीधा सोल्यूशन रखा है कि भाई बस स्कूल बंद करो। ये भी मतलब अगर स्कूल बंद की बात है तो ये भी कहीं ना कहीं जो सोल्यूशन नहीं है। अभी वर्तमान की सरकार, कांग्रेस सरकार बोल रही है कि जहाँ पे 10 से कम बच्चे हैं वहाँ पे स्कूल बंद कर देंगे। पर इनको बता दूं कि आपकी ही जो पार्टी के स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा था कि जहाँ पे एक बच्चा है वहाँ पे भी मैं टीचर भेजूंगा, वहाँ पे भी मैं स्कूल खोलूंगा। और राइट टू एजुकेशन एक्ट अधिकार देता है, उसमें जो स्पष्ट मेंशन किया गया है कि 2 से 3 किलोमीटर के दायरे
दायरे में जो है वो स्कूल होना चाहिए। उन सब को साइड में रख के ये लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं मतलब कि इनको जो है और रोजगार ना देना पड़े, उसको जो है बहाना बनाकर वो जो है स्कूल बंद किए जा रहे हैं, मर्ज किए जा रहे हैं। इनकी सरकार में जो कॉलेज खुले हैं उनको जो है डी नोटिफाई किया जा रहा है, कॉलेज को बंद किया जा रहा है। अभी हाल में देखा होगा आपने कई स्कूलों से आपने साइंस स्ट्रीम के जो है वो साइंस स्ट्रीम जो है वापस ले लिया। अभी चंबा तीसरा चौराहा की बात की जाए तो वहाँ पे जो है एक स्कूल में हाल ही SMC के जो स्टाफ ने जो है वो मीटिंग करके लाइफ टाइम में ये बताया कि वहाँ पे जो है +1 +2 में जो 5-6 लेक्चर होते हैं उसमें सिर्फ एक हिस्ट्री के लेक्चर हैं, वो भी उन्होंने SMC के थ्रू रखे हैं। तो इतनी जो है शर्मनाक हालत इस प्रदेश की निकम्मी सरकार की है। आर्थिक स्थिति का रोना ये लोग रोते हैं, वहीं अगर विधायकों के खर्चे देखे जाएं, उनके आर्थिक लाभों की बात की जाए तो कितने खर्चे हैं। अमेरिका की तरह व्यवस्था बना के देखिए, उनको सिर्फ सैलरी दीजिए, उनके जो चुनाव लड़ने के जो मौके हैं वो सीमित कीजिए, युवाओं को मौका दीजिए। अगर यूथ राजनीति में आता है तो कहीं ना कहीं इंप्लॉयमेंट तो वहाँ भी उनको मिलेगा और वो कम से कम अच्छी योजना बनाएंगे। अर्थशास्त्री लोगों को उसमें राजनीति में लाइए, वो थोड़ा हिमाचल की इकोनॉमी को जो स्ट्रॉन्ग करने में जो है मदद करेंगे। तो अभी आप देख रहे थे द न्यूज़ रडार की मुहिम नौकरी तुम कब आओगी, और आज हमने बात की डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी के कुछ छात्रों से जिन्होंने अपनी समस्याएं बताई कि किन किन प्रकार की समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है जब वो एक सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। चाहे वह फाइनेंस से रिलेटेड समस्याएं हो, चाहे वह सामाजिक प्रेशर की बात करें, सामाजिक तनाव जो मिलता है उसको लेकर हो, तो सभी छात्रों ने अपनी बात रखी है। तो मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में, तब तक देखते रहिए द न्यूज़ रडार की मुहिम नौकरी तुम कब आओगी।